निज़ाम की तब्दीली की बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी। उसके बाद फिर अब वो सियासतदानों की ज़बान तक भी आ चुकी हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अगर बात करें तो वो एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि निज़ाम की तब्दीली की बातें इस वक्त नहीं करनी चाहिए, हमारा बेहतरीन निज़ाम है, अगर इस बहस में जाएंगे तो फिर बहुत दूर तक निकल जाएंगे। तो ये निज़ाम की तब्दीली की बात ने जन्म कहाँ से लिया? ये इशारा किस तरफ से हुआ? इशारा हुआ भी है तो क्या सिर्फ चहमगोइयों की हद तक हुआ है या फिर इसका शोर भी उठेगा? रब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सदारती निज़ाम की बात शुरू क्यों हुई, किसने की, किस तरफ से की गई और इसका मकसद क्या था? यासर, मेरे पास तो इतला यह है कि सदारती निज़ाम के हवाले से बात एक बड़े सियासी मजमे में हुई, मजमा नहीं कह सकते, एक बड़ी सियासी बैठक में हुई जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग बैठे थे और ये एक ज़ाती सी महफिल थी। मेरे पास नाम भी मौजूद है। तो वहाँ पर जब बहस चलना शुरू हुई कि तहरीकें चलेंगी और आने वाले हालात बड़े बुरे होंगे, फ़लाँ होगा, तो वहाँ पर एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा कि फिर हो सकता है भाई, इमरान खान साहब भी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और अदारे भी समझते हैं कि ये ठीक चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ऐसा सदारती निज़ाम आ जाए जिससे फिर आप सब के सब ही घर चले जाएं। हमें घर भेजते भेजते ये ना हो सारे घर चले जाएं और एक सदारती निज़ाम आ जाए और वो सदारती निज़ाम इमरान खान साहब जो है उनकी फेवर का और सब कुछ उनके हाथ में। ये बात वहाँ से ट्रैवल की। अच्छा, ये बात एक महफिल में होती भी है, लेकिन ये बात हुकूमती या रुकने या ज़िम्मेदार जो है उसको सूट भी की। देखिए, दो चीज़ें थी। आने वाले दिनों में कोई भी बड़ी सियासी जमात सदारती निज़ाम के हक़ में नहीं है, वो कोई ऐसी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश नहीं करेगी कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम कायम हो। जब वो कोशिश नहीं करेगी तो उसका मतलब है वो एजिटेशन, जिसे सख्त एजिटेशन कहते हैं, वो सख्त मुज़ाहमत जो है वो नहीं होगी। सही इसलिए कि कोई भी सियासी जमात नहीं ना चाहेगी। ये तो अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए एक फंदा होगा सदारती निज़ाम, उनके सियासी कैरियर के लिए बदतरीन दिन होंगे कि अगर सदारती निज़ाम आ जाता है। तो ये उनको डराने के लिए भी बात भी हुई, उनको बताने के लिए भी हुई। वहाँ से ये बात इस तरह ट्रैवल की कि सोशल मीडिया पे बेइंतहा बहस शुरू हो गई। बड़े मज़े वाली बात है कि मैंने कई ट्वीट पढ़े, कई ट्वीट देखे, बड़े बड़े सीरियस लोगों के ट्वीट आए कि आइंदा 15 दिन बड़े हैं, मैं 15 दिन में सदारती निज़ाम आ रहा है। भाई, सदारती निज़ाम पहली बात दिन में रखिएगा, मेरे पास जो इतलात है सदारती निज़ाम नहीं आ रहा और सदारती निज़ाम को कोई भी अदारा सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ। सदारती निज़ाम चैलेंज हो जाएगा, उसको किसी जगह से भी कोई सपोर्ट नहीं होगी, चाहे वो आईनी है चाहे वो गैर आईनी है। अभी तक ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से सदारती निज़ाम लाना पा रहा है? मुझे एक बात है, कोई एक असम्बली में बिल मुझे बता दे, एक समझने वाली बात है कि कोई असम्बली में एक ऐसा बिल बता दे कि जो पास नहीं हो रहा अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, कोई एक ऐसा काम बता दे कि जो हुकूमत चाहती है वो नहीं हो रहा अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सारा कुछ हो रहा। तो फिर सदारती निज़ाम किसके लिए ना? इसे हम हुकूमत का पता समझे। हाँ, ये बात हुई, ये हुकूमत का पत्ता है और कुछ सियासी और अपोजिशन की सियासी जमातों और ख़ुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो अभी आपने बात की थी ना, ग्रुप जो है, उनके लिए भी पैगाम है कि खेडांगे नहीं तो खेडन भी नहीं देंगे। ठीक, ये बात है। कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा। और ये जो 15 दिन की चहमगोइयाँ चल रही हैं कि 15 दिन में हो जाएंगे, तो आज की तारीख आप रख लें, 17 तारीख है, तो अगले महीने की फिर 17 को देख लेंगे कि सदारती निज़ाम आ गया कि नहीं आ गया। बदकिस्मती हमारी है कि सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहें जो हैं वो इतनी तेज़ी से गर्दिश करती हैं कि हमारे सियासतदान भी उस पर बात करने से पहले तस्दीक करना गवारा नहीं करते। हमारे कई मारूफ दानश्वर जो हैं, तज्ज़ियाकार जो हैं, वो भी उस पर तस्दीक नहीं करते और उसी पे सारा कुछ शुरू हो जाता है। मेरे पास जो इतलात है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखिए, सदारती निज़ाम के आने से पहले यासर फ़ज़ा चेंज होती है, पूरी तौर पे माहौल तब्दील होगा, आप एक दूसरे से मुशावरत करेंगे, एक मीटिंग्स होंगी, वो बैकडोर राब्ते होते हैं, आपके अपने अरकान असेंबली होते हैं। भाई, अभी तो आपके अरकान असेंबली की अभी आपने 3 दिन हुए बेइंतहा स्कीमें जारी कर दी हैं। आपके बाकी मामलात है, आपके इंटरनेशनल मामलात हैं, इसमें ये नहीं हो सकता। अब आपने वो स्कीम्स का जिक्र किया है, तो अगर मजमूई तौर पे वो रिपोर्ट देखें कि तरक्याती फंड्स कितने खर्च हुए, सबसे कम लाहौर में खर्च हुए ऐलान होने के बावजूद भी, तो अब पंजाब के बेशतर शहरों के अंदर ऐलान हुआ 10 अरब का, खर्च कितना हुआ? 1 अरब भी खर्च नहीं हुआ।
तो ये जो फंड्स खर्च नहीं हुए, तरक्याती फंड्स की जो शरह बहुत कम रही है, स्कीम्स का फिर से ऐलान कर दिया गया है, तो ये मजमूई तौर पे तरक्याती काम पूरे कैसे करेंगे? देखिए, इसमें दो वजूहात हुई। एक वजूहात हुई आपको ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई। हमने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्रामों में कहा कि कई फाइलें जो हैं वो फाइलें ही बनी रही, कई कागजात आगे न जा सके। बहुत से लोग नैब के डर से, बहुत से लोगों ने ये बहाना डाल दिया नैब का डर, बहुत से लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी किसी और से वफादारी निभाने के लिए बहुत से टेंडर्स नहीं होने दिए, बहुत से काम रोक दिए, और कुछ प्लानिंग का बड़ा फुकदान था, बहुत फुकदान था प्लानिंग का। अगर एक ब्यूरोक्रेट्स गलत कर रहा है तो वज़रा बड़े बड़े समझदार वज़रा हैं, बड़े समझदार इनके पास लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पर क्यों नहीं अमल किया? उसके बाद तकरीबन 1 साल से तो आपको पता है ठेकेदार जो है, कंट्रैक्टर जो है, उन्होंने भी हड़तालें की हुई हैं। लेकिन राना साहब, फिर सवाल बनता है कि लाहौर जैसा बड़ा शहर, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, वहाँ पे फंड्स खर्च नहीं हुए, नारोवाल में 50% से ज़्यादा खर्च हो गए, ये कैसे हुआ? भाई, जिसका जहाँ पे जो तगड़ा था ना, मैं कह रहा हूँ, जो वज़ीर समझता था, जिसने वहाँ पे अपने काम करवाने थे, जिन्होंने वहाँ पे अपना इलेक्शन को सीधा करना था, उसने तो उस पर तवज्जो दी। बाकी मैं वही तो कह रहा हूँ, बाकी जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने कुछ किया, वहाँ पे इतने इनके समझदार लोग थे, वो क्यों नहीं करवा सके? वो इनकी नाकामी, हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत अपने हदफ मुकम्मल नहीं कर सकी। अगर तरक्याती काम आज हुए होते उस तरीके से, उतना पैसा खर्च हुआ होता, तो आज हुकूमत जो है वो बड़े फ़ख्र से कहती कि फ़लाँ मनसूबा हमने बना लिया, मुकम्मल हो गया, फ़लाँ मुकम्मल हो गया, फ़लाँ मुकम्मल हो गया, इतना बजट था, इतना खर्च हो गया, इतना बच गया। बचना तो चाहिए नहीं था, बल्कि खर्च होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो ये नाकामी है, इसकी हुकूमत को मानना चाहिए। आज मेरी इत्तला ये है कि आज इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई है, कल फिर एक बड़ी अहम मीटिंग है, और उसमें ये तमाम हदफ जो थे जो मुकम्मल नहीं हो सके, क्यों लाहौर में तरक्याती काम उस तरह नहीं हो सके, क्यों अहम अजला जो हैं वो इससे महरूम रहे, इसकी वजूहात क्या थी, हुकूमत की इतनी ऐसे नहली कह लें या बद इंतज़ामी कह लें, क्या थी इसकी वजूहात, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और इसका नुकसान किसी को नहीं हुआ, अपोजिशन को फ़ायदा हुआ, हुकूमत को नुकसान हुआ। राना साहब, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब का सूबा बनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था, लेकिन आज अपोजिशन लीडर ऐवान बाला के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उठते हैं और वो मुतालिबा करते हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं है कि इतने सालों में सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट बना और अब वही मुद्दा अपोजिशन उठाए और अपोजिशन उस पर पॉइंट स्कोरिंग करने लगे? नहीं, एक सेक्रेटरी नहीं, हाल आप कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत सी तब्दीलियाँ आई, बहुत कुछ हुआ, बड़ा फंड्स वहाँ पे खर्च हुए। आप फंड्स की रेशो देखें ना, वहाँ पे देखिए, एक सिस्टम बिल्कुल अलहदा कर दिया गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप क्या समय यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, सारे हमारे लिए बड़े मुहतरम हैं, क्या एक सूबा बनाना, एक अलहदा सूबा बनाना इतना आसान है? मैं वही बात कर रहा हूं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी, लेकिन अब मंशूर में उनकी शामिल है, अब उस पे पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन करेगी। सर, ये सबके मंशूर में शामिल है, ये सब सियासी स्कोरिंग करेंगे। अभी कई सालों तक ये मंसूबा नहीं बनेगा। ये ज़रूर हो गया कि वहाँ पर एहसास महरूमी किसी हद तक कम हो गया, वहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, वहाँ पर आईजी के इख्तियारात एक अलहदा हो गए हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ऐसे इख्तियारात वहाँ पे तकसीम कर दिए गए हैं। वो लोग जो लाहौर में आते थे अब उन्हें लाहौर नहीं आना पड़ता। ये बहुत सी चीज़ें होंगी हैं, ये वक्त के साथ साथ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर आप कहें कि फौरी तौर पर सुबह देखें, उसके लिए आपको इंतज़ामी अमूर जो है वो कई साल लगते हैं या सर, फिर उसके अलावा बजट होता है, उसके अलावा एनएफसी जो आपका है वो देखिए ना, अवार्ड कहाँ कहाँ पे जाएगा, उसके लिए उस सूबे का बजट अवार्ड क्या होगा, उस सूबे की हदूद क्या होगी, हदूद तो बन जाएंगी, सारा कुछ बन जाएगा, इंतजामी ढांचा बन जाएगा, एक बजट लहदा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सियासी जमातों के लीडर तकरीरें तो कर देते हैं असम्बली में, लेकिन असल हकायक या इन्हें इल्म नहीं होता या ये अवाम को बताना नहीं चाहते। ये देखें, आप किसी फोरम पे आके ये बात तो करें कि एक अलहदा सूबा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप मुस्लिम लीग नून को बुला लें, वो भी कहेंगे जनूबी पंजाब बनना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी को बुला लें, वो भी कहेंगे बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बुला लें, वो भी कहेंगे बनना चाहिए। फिर रास्ते में रुकावट क्या है? क्या तीनों जमातों में से कोई एक जमात है जो कहती है कि नहीं बनना चाहिए? नहीं। तीन, तो फिर रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं। रुकावट ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें तय करना पड़ती हैं। एक नए सूबे के लिए पूरा एक नया ढांचा बनाना पड़ता है। आपने उसको कितना फंड्स देना है, आपने वहाँ पे कितना बजट रखना है, उसको आपको पाकिस्तान जो एनएफसी अवार्ड मिलता है उसमें उसका कितना हिस्सा होगा, फिर उसकी आबादी का तनासब क्या होगा, फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद सियासी जमातें बड़ी लाल देखें, सियासी जमातें माजरत से अब हर तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून,
ये देखेंगे तो पहले ये ना कि जनाब जनूबी पंजाब का सूबा बनता है तो उस पर किसको फ़ायदा मिलता है? तहरीक इंसाफ को तो अभी नहीं मिलता। नहीं, आप फायदे के लिए तो तमाम सियासी जमातें लगती हैं, फायदे के लिए तो बात की गई है, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो है ही। उसके साथ साथ जो उधर का धड़ा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ बुलंद करती है तो सिंपैथी तो होगी। देखिए होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये इतनी है बस, ये तीनों जमातें करती रहेंगी। अभी सूबा बनने में बड़ा टाइम लगेगा। अभी सूबा आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो तीनों जमातों को इकट्ठा करके किसी दिन पार्लियामेंट में कह दें कि जनाब जो इसकी मुखालफत में है वो साइड पे हो जाए। तीनों में से कोई भी मुखालफत में नहीं होगा।